नमस्कार। राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। राष्ट्र की बात में आज इंडिया गठबंधन के उस फैसले पर बहस करेंगे जिस पर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। कल इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें यह तय किया गया कि देश के कुछ टीवी एंकर्स का अब विपक्षी दल बॉयकॉट करेंगे। उनकी टीवी चैनलों पर, उनके शो में अपने अपने प्रवक्ता, नेता, प्रतिनिधि नहीं भेजेंगे। और ये एक पार्टी नहीं, इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल एक साथ इन टीवी चैनल्स पर आने वाले बहस वाले डिबेट शोज का बॉयकॉट करेंगे। और आज ही उन टीवी एंकर्स की लिस्ट भी जारी कर दी गई है जिनके शो में टीवी पर अब विपक्षी गठबंधन के प्रवक्ता, नेता या प्रतिनिधि नहीं जाएंगे। जाहिर है अब विपक्षी गठबंधन ने फैसला लिया है तो बीजेपी की प्रतिक्रिया भी आनी थी। बीजेपी भी पलटवार कर रही है और हमलावर है, कह रही है सही मायनों में इमरजेंसी इसे ही कहते हैं। क्या वाकई टीवी प्रवक्ताओं की बहस से बचना, उनका बॉयकॉट करना, बहिष्कार करना सही है? आज इस पर भी बहस होगी। लेकिन पहले इंडिया गठबंधन ने कल अपनी कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो फैसले लिए उसकी जानकारी आपको दे दें। सबसे पहला यही, इंडिया गठबंधन के घटक दलों के मुताबिक जो भी टीवी एंकर विपक्षी दलों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हैं उनके टीवी शो में नहीं जाएंगे। अक्टूबर के पहले हफ्ते में भोपाल में साझा रैली करेंगे। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो रैली होगी। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर जल्द निर्णय होगा। राष्ट्रीय स्तर पर कोई फैसला नहीं करेंगे सीट बंटवारे को लेकर। सीट बंटवारा स्टेट लेवल पर होगा, राज्यों के लेवल पर होगा। और जातीय जनगणना के मुद्दे पर सभी दल एकजुट होंगे। अब आइए उस फैसले पर जिस पर सबसे ज्यादा बहस चल रही है। टीवी एंकर्स के खिलाफ इंडिया गठबंधन अब गोलबंद हो रहा है। कुछ टीवी शो और न्यूज एंकर्स का, जैसे मैंने बताया, बॉयकॉट किया जा रहा है और बाकायदा यह आधिकारिक तौर पर है, इसकी घोषणा हो गई है। अपने नेताओं और प्रवक्ताओं को साफ साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि कुछ एंकर्स के टीवी शो में अब नहीं जाएंगे। वो लिस्ट भी आज, जैसे मैंने बताया, जारी कर दी गई है। याद होगा आपको, कुछ समय पहले इस गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के इंडिया गठबंधन की एक मीटिंग में कुछ कमिटीज बनाई गई थी। उसमें एक मीडिया वर्किंग ग्रुप भी था, सब ग्रुप जिसे कह रहे थे। और उसी ग्रुप ने अब यह फैसला लिया है और ये कुछ नाम भी सार्वजनिक किए हैं जिनके शो में अब विपक्षी गठबंधन के नेता, प्रवक्ता नहीं जाएंगे। पहले जरा सुन लीजिए कैसे कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल और फिर आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा ने इस फैसले की जानकारी दी थी। सुनिए। The coordination committee authorized the subgroup of media to decide upon the names of the anchors on whose shows none of the India parties will send their representatives. These are the decisions, these are the outcome of this meeting. जो हमारी मीडिया सब ग्रुप से रिकमेंडेशन आई थी, कुछ ऐसे एंकर्स हैं जो देश में भड़काऊ बहस कराते हैं, उनकी सूची जारी कर उनसे इंडिया अलायंस उनके शोज पे जाना बंद करेगी। अब जैसे मैंने बताया, कल बैठक के बाद यह जानकारी दी गई थी कि कुछ एंकर्स का बॉयकॉट किया जाएगा और आज वो लिस्ट भी जारी हो गई। बीजेपी आग बबूला है। बीजेपी उन टीवी एंकर्स के पक्ष में पूरी तरह से खड़ी है। अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, जरा सुनिए। को तो शर्म आती है, सनातन धर्म से खत्म करना चाहते हैं, सनातन धर्म को, हिंदुओं का अपमान करना चाहते हैं, बाबा साहब अंबेडकर का दिए हुए संविधान को कुचलना चाहते हैं। रोज कहते हैं कांग्रेस और उनके सहयोगी दल के नेता सनातन धर्म को खत्म करके रहेंगे, हिंदुओं को अपमान करने की कोई कसर नहीं छोड़ते। अब तो इन्होंने पत्रकारों को भी बायकॉट भी करना शुरू कर दिया, मुकदमे भी दर्ज करने शुरू कर दिए। चाहे चेन्नई में देखो, चाहे बंगाल में देखो, छटपटाहट, घबराहट में अब ये मुकदमे दर्ज कर रहे हैं और साथ में कहते हैं सनातन धर्म को खत्म करेंगे। थोड़ी देर में इस पर बहस करेंगे कि क्या वाकई टीवी एंकर्स का बॉयकॉट करना सही है, क्या वाकई ये लोकतंत्र है, इससे क्या हासिल होगा, थोड़ी देर में। लेकिन पहले जरा बता दूं, कल की कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो बैठक थी इंडिया गठबंधन की, उसके बाद किसने क्या कहा। तेजस्वी यादव ने बताया सभी अहम विषयों पर चर्चा हुई है, सीट शेयरिंग पर जल्द बातचीत होगी। सीट शेयरिंग अभी भी सबसे अहम मुद्दा है। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी की तरफ से कह रहे हैं कि सीटों के फॉर्मूले पर काम चल रहा है
बीजेपी को हराने के लिए हम एक साथ हैं और दिल्ली और पंजाब, साथ ही साथ गुजरात। राघव चड्ढा ने गुजरात का भी जिक्र किया। पंजाब, दिल्ली, गुजरात में हम साथ हैं। फिर कांग्रेस की तरफ से गुरदीप सप्पल कह रहे हैं मुद्दों के आधार पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ हैं। जातीय जनगणना का मुद्दा भी इस मीटिंग में उठा है। और संजय झा जो कि जेडीयू की तरफ से आए थे, उन्होंने कहा कि भोपाल में इंडिया गठबंधन की रैली होगी, साझा रैली होगी और जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर प्रक्रिया तेज की जाएगी। अब जरा सोचिए, मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं और वहां कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। ऐसे में भोपाल में इंडिया गठबंधन की साझा रैली, इसका मकसद क्या है? इस पर भी डिबेट आगे करेंगे। समाजवादी पार्टी से जावेद अली खान ने भी बताया कि इंडिया के कुछ प्रवक्ता, बल्कि अब तो फैसला हो गया है कि सारे के सारे घटक दलों के प्रवक्ता कुछ टीवी एंकर्स के डिबेट में नहीं जाएंगे। बीजेपी की तरफ से सुशील मोदी जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं उम्मीद थी कि सीटों का कुछ बंटवारा होगा, जो सबसे अहम मुद्दा है उस पर तो कोई चर्चा कर नहीं पा रहे। सनातन विरोधी बयानों पर कोई चर्चा नहीं हुई, सिर्फ चाय पार्टी है, सुशील मोदी कह रहे हैं, और कुछ नहीं है, इससे कुछ निकलने वाला नहीं है। जरा सुन लीजिए क्या बोले सारे नेता। तो ये तय हुआ है कि भाई पहली जो इंडिया अलायंस की जो रैली होगी फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर भोपाल में होगी, और ये भी तय किया गया कि सीट शेयरिंग को लेकर के जल्द से जल्द जो है, जो भी पार्टी मेंबर्स हैं, जल्दी अलायंस के सब लोग जो है इस पे बातचीत जो है शुरू कर देंगे। देश में 542 लोकसभा की सीट है। 542 सीट के अंदर एक घंटे में तो चर्चा हो नहीं सकती थी। ये तो संभव नहीं है कि हर 10 सेकंड में हम एक सीट पे चर्चा करते और आगे बढ़ते। प्रक्रिया तय की गई है। प्रक्रिया ये है, जैसा आपने खुद बोला, कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों का वर्चस्व है। तो जो पार्टी जहां प्रभाव रखती है वो पार्टियां वहां बैठ के बातचीत शुरू करेंगी और आने वाले कुछ दिनों के अंदर इस बातचीत को पूरा किया जाएगा। बहुत ही कॉपरेशन के माहौल में बैठक हुई, सफल बैठक हुई और एक सहमति बनी है कि मेंबर पार्टीज आपस में बैठकर अब राज्य दर राज्य फैसला लें, राष्ट्रीय स्तर पर फैसला लें कि कैसे अब सीट शेयरिंग आगे होने जा रही है। सीट शेयरिंग को जल्द से जल्द समाप्त करने का फैसला भी लिया गया। किसी भी गठबंधन में सीट शेयरिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है, उस पर सहमति बनी है कि सीट शेयरिंग जल्द से जल्द की जाए। लोगों को उम्मीद थी कि कौन नेतृत्व करेगा इस गठबंधन का, वो नाम तय करेंगे, कौन यानी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन, वो भी तय नहीं कर पाए, उसकी तो चर्चा ही नहीं कर पाए। तो न तो ये नेतृत्व तय कर पाए कि कौन लीड करेगा, न ये तय कर पाए कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, और नहीं सनातन के मुद्दे पर ही कोई स्टैंड ले पाए। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज की बैठक टाइम फिश साबित हुई। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ा ही दिलचस्प फॉर्मूला दिया है। हो सकता है इंडिया गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे पर यही फॉर्मूला शायद सबके बीच सहमति भी बन जाए। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं जिस पार्टी ने जो सीट जीती हुई है उस सीट पर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। वो कह रहे हैं गठबंधन दलों के पास जो सीट पहले से है उस पर चर्चा ना हो, जब तक जिस पार्टी के पास सीट है वो उसे छोड़ना नहीं चाहेगा। विनिंग सीट है, सिटिंग उनका एमपी है, उस पर एनडीए और दूसरे दलों के पास जो सीटें हैं उन पर सीट बंटवारे को लेकर चर्चा होनी चाहिए। क्या यह सिंपल फॉर्मूला लागू हो सकता है? जरा सुनिए क्या बोले उमर अब्दुल्ला। Have to discuss is that seats that are already held by members of the India bloc should not be open for discussion. We should be discussing those seats that are held by either the BJP, the NDA, or parties that are not part of either of those alliances. But the seats that are already held by India members, those shouldn't come on the discussion table. विपक्षी गठबंधन इंडिया ने टीवी एंकर्स का बहिष्कार क्यों किया है, इस पर बहस बस थोड़ी देर में। उससे पहले एक अपडेट और आपको दे दूं। दरअसल सरकार ने संसद का जो विशेष सत्र बुलाया है उसका एजेंडा अब जारी कर दिया है। सरकार के मुताबिक जो 4 बिल इस विशेष सत्र में आने वाले हैं वो हैं अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023, प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023, डाकघर विधेयक 2023, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो इन 4 में है वो है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023। चुनाव आयुक्तों को चुनने वाला जो पैनल है उसमें से सीजेआई को हटाकर एक कैबिनेट मंत्री को लाना, यह इस बिल में शामिल है। जाहिर है इससे कांग्रेस पार्टी और विपक्ष बड़े नाराज हैं। अब एजेंडा सरकार ने जो बताया है 4 बिल का, उस पर कांग्रेस पार्टी तो यहां तक कह रही है कि यह सरकार जो बता रही है यह बिल लाएगी, यह कुछ छुपा रही है, यह पूरा एजेंडा नहीं है। जयराम रमेश कहते हैं जो एजेंडा आया उसमें तो कुछ भी जरूरी नहीं है।
इसमें इमरजेंसी क्या थी? स्पेशल सेशन बुलाने की जरूरत क्या थी? शीतकालीन सत्र का इंतजार कर लेते। हमेशा की तरह आखिरी पल में यह कुछ नया मुद्दा लाएंगे। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है और आज का पहला सवाल यही है, इंडिया गठबंधन ने न्यूज एंकर्स का बॉयकॉट क्यों किया है? और दूसरा, विपक्ष क्यों कह रहा है संसद सत्र का असली एजेंडा सरकार छुपा रही है? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से राजीव जेटली, कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा, सबको लाइए टीवी स्क्रीन पर। और समाजवादी पार्टी से जूही सिंह बड़े दिनों बाद राष्ट्र की बात में शामिल हैं। आप तीनों का स्वागत। और मेरे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक जो कि मीडिया, सोशल मीडिया सब जगह सक्रिय भी रहते हैं, अक्सर अलग अलग राय कई मुद्दों पर रखते हैं, आशुतोष और हर्षवर्धन त्रिपाठी। आप सभी का स्वागत। अलका लांबा, आपसे शुरू कर रहा हूं। अलका, टीवी एंकर्स को इस क्रॉस फायर में विपक्ष और सत्ता पक्ष में जो चल रही है, इसमें फंसाना क्या सही है? क्यों इनका, टीवी एंकर्स का क्या कसूर है? इनको क्यों बॉयकॉट कर रहे हैं? मानक जी, आजादी के 75 सालों में हमने बहुत से चुनाव देखे, सरकारें बनती गिरती देखी। मीडिया की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका और उनके एंकर्स किस तरह की न्यूज, किन शब्दों में न्यूज पढ़ते हैं, उसका प्रभाव उनके दर्शकों पर रहता है। लेकिन आपने कभी सुना है कि गोदी मीडिया का शब्द? ये कब आविष्कार हुआ इस गोदी मीडिया का? ये अभी जब केंद्र में भाजपा की तानाशाह सरकार आई और कुछ पर दबाव, मैं कहती हूँ आज भी दबाव हो, लालच हो, किसी के भी तहत उन्होंने अपनी पत्रकारिता का जो धर्म था उसे उन्होंने छोड़ दिया। मैं चैनल का नाम नहीं ले रही हूँ, आप जानते हैं, एक बहुत बड़ा चैनल और उसके बहुत बड़े एंकर के खिलाफ जो है जब कर्नाटक की सरकार ने कार्रवाई की बात की, क्योंकि उन्होंने अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक और एक धर्म का नाम लेकर उनके साथ भेदभाव हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, एक कोशिश की भड़काने की, और वो बिल्कुल झूठी रिपोर्ट थी। और कर्नाटक सरकार ने उसका संज्ञान लेते हुए उस चैनल को लिखा, उसके एंकर के खिलाफ एफआईआर हुई। जब एफआईआर होती है तब वो एंकर और वो चैनल जो है अपनी उस रिपोर्ट, उस वीडियो को हटा देते हैं। यानी कि वो कहीं ना कहीं मानते हैं कि उनका जो बयान, उनकी जो न्यूज थी, जो वो दिखा रहे थे, वो झूठ थी, भ्रमित थी। और आग में, जो सांप्रदायिकता की आग देश में हरियाणा जलते हुए आपने देखा है, जातियों में लड़ते हुए आज तक खून खराबा, हत्याएं जो हो रही है, मणिपुर आप देख रहे हैं। तो हमारी इंडिया की कोशिश है कि मीडिया का जो चौथा स्तंभ लोकतंत्र का है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। और आज बहुत सोच समझ के फैसला लिया गया है कि हम चैनल का बायकॉट नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा फैसला है। लेकिन जो एंकर 14 नामचित किए गए हैं, जिनके नाम आज सामने लाए गए हैं, उनके बहुत से वीडियो देखे गए, उनके बहुत से शोज देखे गए, उसकी हेडलाइन देखी गई और उसके बाद ये तय हुआ कि हाँ, ये चुनाव को पीछे भी और आगे भी सांप्रदायिकता की आग में, क्योंकि लोग आज भी भरोसा करते हैं कि मानव गुप्ता टीवी में जो बोल रहे हैं वो 100% सच ही होगा। लेकिन आज ये सच्चाई है कि हम जो भी बोल रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, वो सच नहीं है। उसके पीछे की जो तस्वीर है कुछ और है। और इसलिए हमने आज ये फैसला किया है, कम से कम 26 राजनीतिक दल जो इंडिया का हिस्सा हैं, उनके समूह ने बैठ के तय किया है कि हम 14 एंकर का और भाजपा के कुछ प्रवक्ताओं का, तो कांग्रेस पार्टी ने व्यक्तिगत तौर पर भी उनका बहिष्कार करने का तय किया है कि अगर वो चैनल पे आएंगे दूसरी तरफ डिबेट में तो हम नहीं, प्रवक्ता जाएंगे। और आज इंडिया ने एक बड़ा फैसला किया है, 14 जो है एंकरों का बहिष्कार किया है, बहुत से के खिलाफ एफआईआर। ये जो बॉयकॉट का कल्चर है, ये लोकतंत्र के साथ मेल कहां खाता है? अक्सर आप भी लोकतंत्र जब चिल्लाते थे और हम भी आपका साथ देते थे, बिल्कुल। लोकतंत्र में ये बहिष्कार, बॉयकॉट कहां से आ गया? वो भी मीडिया का। यहां तो बोलने की आजादी होती है। मानक जी, हाँ, बहुत अच्छा। आजादी सिर्फ आप मुझे दे रहे हैं, आपका अधिकार है कि आप मुझसे सवाल करें और मेरा जवाब पूरा सुने, और आपके दर्शक अपना मन बना ले, वो सोच ले किस प्रवक्ता से क्या सवाल किया, सत्ता से विपक्ष से क्या जवाब आए। लेकिन जहां पर पता लगता है कि एजेंडा और हेडलाइन ही भ्रमित है पूरी तरह से, और फिर एंकर जो है वो भाजपा सत्ता का प्रवक्ता बनकर झूठ को सच साबित करने में लगा है, और लोग भरोसे में भी आ रहे हैं क्योंकि उन्हें आज भी मीडिया पर भरोसा है कि जो कह रहा है, दिखा रहे सच है। तो हमारी मजबूरी बन जाती है कि हम उनका पूरी तरह बहिष्कार करके उनकी दुकानों को मिलेगा क्या? उससे हासिल होगा। आप देखिए, मैं दोबारा कह रही हूँ, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, बहुत बड़ी भूमिका है। वो सही और गलत दो धार तलवार है, वो देश का आईना है, वो सत्ता को आईना दिखाता है कि समाज में आपके प्रति क्या चल रहा है। पर वो जब कमजोर होता है और विपक्ष पे ही लगातार सवाल और हमले खड़ा करता है, जो हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं, तो हम बिल्कुल, आपका तो बहिष्कार नहीं कोई भी कर रहा, सिर्फ 14 एंकर ऐसे हैं जो सांप्रदायिकता पे
हिंदू मुस्लिम पर, जाति धर्म पर, मंदिर मस्जिद पर, हिंदुस्तान पाकिस्तान, क्योंकि उन्हें धर्म के नाम पर पाकिस्तान पे चर्चा करना बीजेपी आपको इमरजेंसी की याद दिला रही है। ओके, अलका 1 सेकंड। बीजेपी आपको इमरजेंसी की याद दिला रही है। बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं बुलिंग द मीडिया, फाइलिंग एफआईआर, थ्रेटनिंग जर्नलिस्ट, अब लिस्ट बना रहे हैं बिल्कुल नाजी स्टाइल में। फिर वो कह रहे हैं आजकल आप कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ मीडिया को डरा रहे हैं। पहले नेहरू जी का एग्जाम्पल दे रहे हैं जेपी नड्डा, फिर इंदिरा गांधी का एग्जाम्पल दे रहे हैं। हमारे पास सीनियर आशुतोष जी बैठे हैं, वो आपको बताएंगे कि इमरजेंसी क्या है। बहुत से टीवी के चैनल्स के, मैं फिर नाम नहीं ले रही, और उन एंकर के जिनको मजबूर किया गया, उनके चैनल पे ईडी की रेड होती है, उनके ऊपर कार्रवाइयां होती हैं। उसके कुछ एंकर को सत्ता के दबाव में, ईडी के दबाव में, एंकर को वहां से छुट्टी कर देने का दबाव था। वो दबाव हुआ, पूंजीपति मित्रों ने खेल शुरू किया, बहुत से बड़े चैनल खरीद लिए गए, उन एंकर्स की छुट्टी कर दी गई, और आज वो चैनल बहुत कामयाबी से अपने यूट्यूब चैनल्स चला रहे हैं। सो ये तानाशाही नहीं थी तो क्या थी, ये इमरजेंसी नहीं थी तो क्या थी कि आपने कितने चैनल्स पे, क्योंकि वो आपको बेनकाब कर रहे थे, सरकार से पूछ रहे थे किसान की इनकम दुगनी क्यों नहीं हुई, 2 करोड़ नौकरियां हर साल क्यों नहीं मिली, महंगाई से राहत क्यों नहीं मिली। वो आपके हर जो आपका जुमलेबाजी है उसको बेनकाब कर रहे थे। ओके, मैं नाम नहीं ले रहा हूं अलका, एक सवाल और, उसके बाद राजीव जेटली के पास जाऊंगा। जितने भी एंकर्स के आपने लिस्ट में नाम डाले हैं, उनमें से कईयों के रिएक्शन ये है कि आप चाहते थे कि वो आपका गुणगान करें, आपके चरण चुंबक बन जाएं, आपकी चरण वंदना करें, आपको समर्थन दें। इसीलिए सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पर आपने उनको बॉयकॉट किया है, और अगर वो आपकी लाइन पे आ जाएंगे तो आप उनके शोज पर फिर से जाने लगेंगे। सिर्फ प्रेशर टैक्टिक है ये। देखिए लाइन क्या है, लाइन है आइडिया ऑफ इंडिया। देश का विचार क्या है, देश का विचार उस संविधान में है जिस संविधान ने आपको और हमें एक रखा है और ताकत दे रहे हैं इस देश को। आज उस संविधान की बात वो एंकर नहीं करते, उस संविधान के तहत जो सरकार की जिम्मेदारियां हैं उसको बात नहीं करते। किस तरीके से सिर्फ सत्ता, संख्या, बहुमत के दम पर, ताकत के दम पर आप किस तरह से संविधान से, कोर्ट के फैसले एक के बाद कि चुनाव आयोग की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेंगे, ये क्यों इनको आपत्ति है इस पे, और आप अध्यादेश लाकर कानून पर पलटते हैं। आप पूंजीपति मित्रों के लाभ के लिए कृषि कानून लेकर आते हैं, वो भी कब, जब तालेबंदी थी, चर्चा नहीं हुई, अध्यादेश से आप लेकर आते हैं, मुखी खानी पड़ी आपको। तो बात यह है कि जब ये एंकर सत्ता से सवाल नहीं करेंगे कि नोटबंदी, तालेबंदी में देश का फायदा कितना हुआ और गरीब मजदूर का नुकसान, जब ये सवाल सब नहीं करेंगे और घेरेंगे कि विपक्ष के सवाल पूछने से देश की बदनामी, भारत को नीचा देखना पड़ता है ना। एक समय था जब सुषमा स्वराज जी कहती कि रुपया गिरता है तो सरकार की साख गिरती है। आज रुपए पर वो एंकर सवाल नहीं करते हैं, सत्ता से कहते हैं कि हम सवाल क्यों कर रहे हैं, देश की बदनामी हो रही है। तो उन एंकरों को कहूंगी, ये फैसला भारत, इंडिया ने सिर्फ इसलिए नहीं किया कि हमें आप नहीं भाते, ये देश के करोड़ों लोगों ने हमें कहा कि ये सांप्रदायिकता, हिंसा, लड़ाने झगड़ाने और भाजपा का, संघ का, सत्ता का एजेंडा हम पर थोप रहे हैं, क्योंकि वो एजेंडे पूंजीपति मित्रों के चैनल उनके हाथ में चले गए हैं। तो आप इन पे मत जाइए, हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा, इसलिए एक चीज हमने किया। अब जब आपने वो चैनल के मालिकों पर सवाल उठाया है, तो आप चैनल्स को बॉयकॉट क्यों नहीं करते? क्योंकि चैनल में ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जो मालिक से अप्रूव ना हो। किसी की हैसियत नहीं है जो अपनी मर्जी से और मालिक की लाइन से अलग जाकर अपना कुछ एजेंडा चला सके चैनल पर, अपने शो में। ये तो संभव ही नहीं है, आपको भी पता है। बहुत अच्छे मानव जी, एक चैनल पर जब ईडी की रेड हुई तो मैं नाम ले रही हूं, वो चैनल जो है अडानी ने खरीद लिया, और जिसके ऊपर सेबी ने उसको गिरफ्तार किया था, उस पर कार्रवाई चल रही थी, वो बरी हुए। इसी एनडीटीवी इंडिया का अब नाम ले रही हूं, जो पूंजीपति मित्र मोदी जी के अडानी का है, उसमें ले दिया गया। अब आप कह रहे हो हम चैनल का बहिष्कार करें क्योंकि वो अडानी का है, लेकिन उसमें बहुत से एंकर ऐसे हैं जो आज भी समझौता करने को तैयार नहीं है। उसी एनडीटीवी के एक एंकर जो मुंबई से कवर करते हैं, उन पे भी दबाव है, उन्होंने दबाव नहीं सहा और उन्होंने अंत में नौकरी से इस्तीफा दिया। तो आज भी इन चैनल में बहुत से ईमानदार इस देश की पत्रकारिता को जिंदा रखते हुए लगे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हम उनका बहिष्कार ना कर रहे थे, ना कभी करेंगे, और मालूम है संघर्ष उनका भी अंदर जारी है। लेकिन जिन्होंने यही लोकतंत्र नहीं है अलका, यही लोकतंत्र नहीं है कि अपने शो में अपने हिसाब से, अपनी विचारधारा, अपनी समझ, अपनी जर्नलिस्टिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से आप अपने शो को चला सकें और आप उसको रिस्पेक्ट करें, आप जाएं, अपनी बात कहें। बिल्कुल बिल्कुल, हम जा रहे हैं, हम उनके एंकरों के उसमें कार्यक्रम में जा रहे हैं, उनकी हिम्मत की दाद देते हैं कि वहां पर बने रहने के जिनमें नहीं जा रहे, मैं उनका सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, उनकी हम दुकानें बंद करेंगे, उनकी हम दुकानें, जो सांप्रदायिकता, आज मणिपुर जल रहा है। ओके, राजीव जेटली।
कभी उन्होंने ऑल सवाल राइट, नहीं राजीव किया। जेटली, राजीव जेटली, आप क्यों खुलकर आंख बंद करके इन सबके एंकर्स के समर्थन में उतर आए हैं? कांग्रेस ये पूछ रही है। राजीव जेटली। नहीं मानक भाई, हम तो आपके भी समर्थन में हैं। अब ये इन्होंने बोला कि हम चैनल के मालिकों के नाम देखते हैं पहले। अभी सोचिए, अगर मैं इस बात के अंदर चला जाऊं, एक एक चैनल के मालिक का नाम लेने लग पड़ूं, तो अलका लांबा अभी उठ के भाग जाएंगी यहाँ से। अगर मैं ऐसा करने लग पड़ूं तो इनके पास जवाब नहीं होगा। मुद्दा यहाँ पर यह है, मानक भाई, अगर आपने भी एक बार भी कह दिया ना मैं सनातन का समर्थक हूं, तो अगली बार एक लिस्ट और जारी होगी, उसमें आपका भी नाम होगा। क्योंकि यहां पर मुद्दा केवल इतना है, ये गाली निकालते हैं हिंदू धर्म को, ये गाली निकालते हैं सनातन को। अगर कोई व्यक्ति कोई एंकर इनसे जवाब पूछ लेता है कि आपको ये अधिकार नहीं है, तो उसकी लिस्ट जारी कर देते हैं या अपने हिसाब से निर्धारित करते हैं। ये कहते हैं सब लोग हमारे साथ मिलकर के गाली निकालें। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि जिन लोगों के नाम इसमें नहीं है वो सनातन के समर्थक नहीं है, सनातन के समर्थक हैं, लेकिन अगर सबके नाम उसमें डाल देंगे तो मुझे लगता है ये खुद ही गायब हो जाएंगे। ये राजनीति से गायब हो जाएंगे, ये मीडिया से गायब हो जाएंगे। इनके पास कोई ऐसा मंच नहीं रह जाएगा जहां ये अपनी बात रख सके। ये केवल सड़कों पर उतर करके हिंदुओं को गाली निकालेंगे, सनातन धर्म को गाली निकालेंगे। आज बताइए, जब हम बार बार इनसे पूछते हैं ये ऐसी मानसिकता आप क्यों पालते हैं? INDI अलायंस जो है, INDI अलायंस इतना ज्यादा दुश्मनी क्यों पाले हुए इस देश के हिंदुओं के साथ? इतनी बड़ी दुश्मनी क्यों पाले हुए है जहां पर खुले तौर पर इनको अपने मंचों पर खड़ा होकर के हमें गाली निकालनी पड़ती है? अरे यही तो पूछा हमने आपसे, यही तो पूछा उन एंकर्स ने कि ऐसी मानसिकता आपने क्यों पाली? अरे ये सनातन को गाली देने वालों ने ही तो पाकिस्तान बनाया था, ये सनातन को गाली देने वालों ने ही तो बांग्लादेश बनाया था। अब कौन सा देश बनाना चाहते हैं आप? कौन से देश की दिशा में चल पड़े हैं आप? और किस को बैन करेंगे? कितने एंकर को बैन कर देंगे? किस के साथ ये दुश्मनी निकालेंगे? हमने तो कहा कि प्रश्न पूछने का अधिकार सबके पास होना चाहिए। मानक भाई, आपने इतना बड़ा लंबा वक्त दिया इनको। अभी आपने देखिए पहला पूरा, जिसे कहते हैं पहला स्लॉट पूरा का पूरा दिया, लगभग 7 से 8 मिनट तक आपने इनकी बात सुनी कि आपने क्यों इन लोगों को बैन किया। बैन किस लिए किया? सोचिए, वजहें देखिए बैन करने की। हमारे हिसाब से नहीं चलते हैं। हमारे हिसाब से चलने का मतलब क्या है? हमारे हिसाब से इनके एजेंडे के अंदर है क्या रह क्या गया है? भारत तोड़ो, भारत के टुकड़े होंगे, सनातन धर्म को हम बर्बाद कर देंगे, सनातन धर्म एड्स की तरह है, सनातन धर्म, कितनी बीमारियों का नाम लिया आपने सनातन धर्म को लेकर के। अगर इस भाषा को जो लोग बोलेंगे, अगर वो यूट्यूब चैनल चलाते हैं तो ये उनके साथ होंगे। हो सकता है उनको फंडिंग भी करते होंगे, हो सकता है उनको पैसा भी देते होंगे इस गाली निकालने के लिए। अगर इस एजेंडे पे कोई नहीं चलने के लिए तैयार है तो उसके बाद देखिए INDI अलायंस ओवर सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं राजीव जेटली का रुख अपना है। और ये ओवर सिंप्लीफिकेशन होता है। देखिए, आपने सनातन धर्म कह दिया। सुनिए ना, आप बोलिएगा, आप ही के पास पूरा टाइम है, बोलिएगा, आपको भी उतना ही टाइम दूंगा। लेकिन अलका ने जो कहा, उन्होंने कहा कि जो सांप्रदायिक, भड़काऊ, पक्षपातपूर्ण, ये सारी बातें उन्होंने कही। आप सिर्फ सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। प्लीज राजनीति मत करिए इस मुद्दे पर आज, और मुद्दे पर आइए। अलका कह रही है कि बहुत सारे टीवी एंकर्स या बहुत सारे टीवी जर्नलिस्ट को आपने भी बैन करवा दिया, टीवी से बाहर करवा दिया, आपने उनका बहिष्कार करवा दिया। अरे तो स्टालिन को बैन करें ना सबसे पहले। इससे बड़ा धर्म विरोधी बैन कौन देगा बताइए? क्यों नहीं करा बैन इन्होंने? स्टालिन को बैन क्यों नहीं करा जिसने सनातन धर्म को गाली निकाली? एंकर को बैन कर रहे हैं जो सनातन धर्म का पक्ष ले रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। बताइए, इनसे पूछिए ना, स्टालिन के साथ क्यों नहीं तोड़ते ये लोग? पूछिए मुझसे, क्यों चुप्पी इन्होंने मुंह पे लगा रखी, क्यों ताले लगा रखे? राजीव, स्टालिन ने अगर सनातन धर्म को गाली दी तो उस गाली देने वालों के साथ खड़े एंकर, अगर इनको लगता है कि वो इनके समर्थक हैं। एक तथ्य दे दूं, एक क्लैरिफिकेशन दे दूं। जिन टीवी एंकर्स को बैन किया गया है उनमें से ज्यादातर ने स्टालिन के बयान की आलोचना की है। राजीव जेटली है तो मैं भी तो यही कह रहा हूं, मैंने क्या कहा? मैंने आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपसे कहा कि घटक दलों ने भी, बहुत सारे घटक दलों ने भी उसकी आलोचना की है। अरे तो निकाल देना उनको, चिट्ठी जारी करे ना अभी, नाम लिख करके। क्यों? जैसे इन्होंने आपके नाम लिखे हैं मानक भाई, आपको छोड़ के बाकी जो नाम लिख दिए हैं, ऐसी चिट्ठी ये भी जारी कर देना अभी स्टालिन के नाम से। आपके नाम तो आसानी से डाल दिए, आपके नाम इसलिए आसानी से डाल दी क्योंकि इनके एजेंडे पे नहीं आते। नहीं, अरे इनको भी निकाल देंगे कल को, आप देखिएगा।
कंफ्यूज। कल को देखिएगा, अभी आज मानक भाई 2 मिनट के लिए अच्छी अच्छी बातें करके दिखाइए, देश जोड़ने नहीं 2 मिनट के लिए देश को जोड़ने की बात करिए, 2 मिनट के लिए वफादार बन जाइए देश के प्रति, 2 मिनट के लिए देशभक्ति दिखा दीजिए, सनातन धर्म का समर्थन कर दीजिए, हो सकता है अगली लिस्ट में आपका भी नाम आ जाए। डिबेट ले असली एजेंडा क्या है? असली एजेंडा तो यही है, सनातन धर्म, हिंदू, धर्म के ऊपर डिबेट नहीं। ओके राजीव, एक सवाल और है, एक सवाल और राजीव, एक सवाल और भाई, सनातन धर्म आपने बोला कि हमने बोला, बताइए। ठीक है, ओके राजीव, एक सवाल और। देखिए, और पत्रकार ना हमेशा से क्रॉस फायर में फंसते आए हैं, कोई पहली घटना नहीं है, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं राजीव जेटली भाई, बहुत सारे जर्नलिस्ट पर कांग्रेस सरकारों में, विपक्ष की सरकारों में एफआईआर हुई, बहुत सारे और पत्रकारों पर आपकी सरकारों में एफआईआर हुई, तो पत्रकार तो फंसता आया है, हमेशा से फंसता है बीच में, इधर उधर क्रॉस फायर में, जैसा मैंने कहा ना। तो इस बार अब जब विपक्षी गठबंधन ने एक्शन लिया है, आप क्या करेंगे राजीव जेटली? क्या आप भी ऐसा कुछ करेंगे क्या? नहीं, हम क्या करेंगे? देखिए, ये तो कह रहे हैं कि यार हम दुकानें बंद कर देंगे, इनकी धमकी दे रहे हैं अभी से आपको। मानक भाई, मुझे थोड़ी दे रहे हैं धमकी, आपको धमकी दे रहे हैं ये, आपको इनके हिसाब से चलना है, ये धमका रहे हैं आपको। पहली बात तो सरकार, जनता ने हमें नकारा हुआ है, अगर जनता ने कहीं गलती से कोई ऐसी गलती कर दी तो ये चैनल बंद कर देंगे। ये मेरा अधिकार है। ये चैनल के अंदर इन सब चैनलों के नाम होंगे, राहुल चैनल, सोनिया चैनल, स्टालिन चैनल, जेडीयू चैनल, सपा चैनल, ये ऐसे नाम रखने वाले हैं इनके, और आपको पेरोल पे रखेंगे अपने। ये कांग्रेस से तनख्वाह दिया करेंगे आपको, ये चैनल लोगों को तनख्वाह भी नहीं देने देंगे। अरे ये जिस मानसिकता के साथ चल रहे हैं वो तो यही दर्शा रही है ना, इन्हीं लोगों के साथ, इन्हीं एंकर्स के साथ, है ना, इन्हीं एंकर्स के साथ आज तक ये कंफर्टेबल थे, इन्हीं एंकर्स के साथ आज तक कंफर्टेबल थे। वही एंकर जब इनकी तारीफ करते थे तब इन्हें आपत्ति नहीं थी। अगर इनकी सच्चाई को उजागर कर दिया जाए तो ये कहेंगे हमने एंकर्स को बैन कर दिया, कल को चैनल को बैन कर देंगे, परसों को किसी और को बैन कर देंगे। अरे बैन करते करते खुद ही बाहर निकल जाएंगे, आप देखिएगा। ओके, ये INDIA अलायंस जो है ना, INDIA खुद ही बाहर होलेगा। ओके, किसी को बाहर करने की जरूरत नहीं ओके, जूही सिंह को लाइए जरा, उसके बाद थोड़ा पत्रकारों के पास जाऊंगा। 2 अलग अलग व्यू उम्मीद कर रहा हूं मुझे वहां भी मिलेंगे, और हो सकता है एक ही व्यू हो, क्या पता। जूही सिंह, जूही जी, आप लोग क्यों एंकर्स को, पत्रकारों को, मीडिया को डराने की कोशिश कर रहे हैं? राजीव जेटली पूछ रहे हैं। जूही जी बोलिए। राजीव जेटली थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं, वैसे अच्छे प्रवक्ता हैं। कई सालों से ये भी किसी चैनल को बॉयकॉट करते थे, अपनी व्यक्तिगत सुविधा अनुसार कई एंकर्स को भी बॉयकॉट करते थे, तो कोई किसी को धमका नहीं रहा है। और मानक जी अभी बात कर रहे थे ये अपने एजेंडे की, अपने मुद्दों की, तो मैं याद दिला दूं, कल बॉर्डर पे हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं, जबकि G20 का जश्न राजीव जेटली जी के मुख्यालय पे बन रहा था। G20 इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म, और आपको शहादत पे कुछ बोलने के लिए समय नहीं मिला। बहुत प्रत्यक्ष प्रमाण हमने भी देखे हैं। ये बात आपकी सही है कि लोकतंत्र में बॉयकॉट की जगह नहीं है, लेकिन बात बोलने की तो जगह है, अपने मुद्दे उठाने की तो जगह है। मुद्दे आज क्या हैं? मुद्दे बेरोजगारी है, मुद्दे महंगाई है, मुद्दे जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको खत्म करने का सरकार का प्रयास है। ऐसा कितना डिस्कशन होता है। और अगर हम ये बात बोलना चाहते हैं तो जो भी एंकर्स हैं, कई एंकर्स ऐसे हैं जो बोलने भी नहीं देते, शायद उनको लगता है कि अगर बात स्पष्ट हो जाएगी तो जवाबदेही एक बन जाएगी। ये उनका अपना ज़मीर है, वो बेहतर जानते हैं। बाकी तो रास्ता राजीव जेटली जी दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा जी की बात आपने कही, तो उस रास्ते पे कहीं ना कहीं तो इंडिया चलेगी ना। इंडिया अपनी मुद्दों को तो उठाएगी, अपनी बात कहेगी, और निरंतर मुद्दे उठाना थोड़े हुआ जूही जी, कई बैन करना, मुद्दा उठाना कैसे हुआ? जी जी, जब मुद्दे आप उठाने नहीं देंगे तो हम आपको लेजिटिमाइज भी नहीं करेंगे ना। आप विपक्षी दलों को या दलों को इसलिए बुलाते हैं कि आप अपनी बात को एक लेजिटिमेसी दे सके कि हाँ, समाजवादी पार्टी या इंडिया या कांग्रेस का कोई प्रवक्ता वहां था और हमने अपनी बात कही। ये तो सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है। तो अगर आपको वो वैधता हम नहीं दे रहे हैं तो इतना राजीव जेटली को बुरा क्यों लग रहा है? और एंकर्स, जैसा कि आपने कहा, कई एंकर्स की प्रतिक्रिया आई है कि हम उनके मुद्दे ले आएंगे तो वो हमारे चैनल पे आने लगेंगे। आप हमारे मुद्दे ही नहीं, आप जनता के मुद्दों को लाइए और हमें बोलने दीजिए। मानक जी, आपका नाम क्यों नहीं है उसमें? क्योंकि आप समय देते हैं। यहाँ पर भी राजीव जेटली जी बहुत सही बात कही, हम भी बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन अपनी बात कहने का तो मौका दीजिए। और जहाँ ये नहीं मिल रहा है तो फ्रैंकली और भी बहुत कब तक चलेगा जूही जी? कितने दिन का बैन है ये? अपनी बात कहने के लिए कितने दिन का बैन है जी?
ये तो उनके ऊपर निर्भर है ना, मानक भाई, मैं सुधर छोटी सी जाएंगे, बात बात बोलूंगा, कर लेंगे, छोटी सी बात एक राजीव आ रहा हूं, इसके बाद प्लेटफॉर्म सबको दे देंगे। एक बहुत छोटी सी बात। हाँ जूही जी पहले बता दीजिए कितने दिन का बैन है, अच्छा, क्योंकि मानक जी, राजीव बोलिए, जेटली ने आशंका जता दी, बीजेपी वाले कह रहे हैं देखिए मानक प्रेशर जी, टैक्टिक है, जब इनको लाइन पे ले आएंगे तब उनके शो पे जाने लगेंगे, अपनी लाइन पे ले आएंगे। नहीं मानक जी, लाइन पे लाने का लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है, हमारी नहीं है, और ना हम ऐसा चाहते हैं। ऐसा निर्णय बड़े दुखद सर्कमस्टेंसेस में लिया गया है, ऐसी परिस्थितियां हैं कि आप लोगों को बुलाते हैं, आप उनमें से बात, उन एंकर्स के नाम ले लीजिए। मुझे लगता है कि विपक्ष का कोई भी व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों से उस समय सहमत नहीं होगा, उस प्लेटफॉर्म पे उसको बात करने की जगह भी नहीं मिलती। कभी कभी तो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप आ जाते हैं। कई प्रवक्ताओं को भी इसलिए बॉयकॉट किया है कि मर्यादा रेखाएं सबकी होती हैं, और जब मर्यादाएं आप लांघते हैं और तोड़ते हैं तो एक स्टैंड तो लिया जाएगा ना। जी मानक जी, चैनल को क्यों नहीं बैन कर देते, एंकर को क्यों सजा देने पर उतारू हैं आप लोग, चैनल को बैन कर दीजिए। नहीं, चैनल में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो अपना काम कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को भी समय देते हैं, हमें भी देते हैं, ओके। तो हम सबको एक नजरिए से ओके, राजीव जेटली मुस्कुरा रहे, बोलिए राजीव जेटली जल्दी से, उसके बाद विश्लेषण। हम अपनी बात रखने के लिए कर रहे हैं। जी नहीं, मैं जूही जी से एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, बहुत छोटी सी। जूही जी, जितने नाम इन्होंने डिक्लेयर करे हैं आज टीवी के ऊपर, आप कह दीजिए हाँ मैं सहमत हूं, मुझे भी नहीं बोलने देते थे, हाँ मैं सहमत हूं, मेरी पार्टी को वो जगह नहीं देते थे, बोल के दिखाइए इस बात को। क्या बोल सकती हैं आप बोलिए, आपने मीटिंग में क्या डिसाइड किया वो अलग बात है, आपको क्या मौका नहीं देते थे, क्या आप अपनी बात नहीं रख पाती थी, और नहीं रख पाती तो यही 11 नाम दोबारा बोलिए, यही 11 नाम अपने मुंह से बोलिए। 14 है जी, तो चुप रहिए ना, थोड़ा चुप रहिए, चिल्लाने से जोई जी आपकी दुकान बंद कर दी, जोई जी आपकी दुकान बंद कर दी कांग्रेसियों ने, आपको थोड़ा समझना चाहिए। मैं दुकान चलाती नहीं हूँ, देखिए आप सेंसिबल स्पोक्सपर्सन हैं, देखिए माने जब चिल्ला रहे हैं चैनल नहीं, ओके जूही जी की बारी, ओके राजीव मेरी बात, और तथ्य से मेरी बात करती हूँ, मैं तथ्य पे भी बात करती हूँ, चिल्लाइए मत। राजीव जी डोंट शाउट ना, इट डजंट लुक नाइस। फिर आप भी उन्हीं तरह के हो रहे हैं, मैं तथ्यों पे अपनी बात रखती हूँ, और ऐसे कई पैनल हैं जिसमें मेरी बात नहीं रखने दिया गया है, जिसमें आपकी तरह लोगों ने व्यक्तिगत प्रहार किया है, जिसमें बिल्कुल काटेंगे, क्यों नहीं काटेंगे भाई, जब हमारा समय है और आप बोलने के लिए आप कह रहे हैं मैं 1 मिनट बात पूछना चाहता हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं बता रही हूँ। हाँ, ऐसे कई एंकर्स हैं जिन्होंने अपनी बात ना मुझे रखने दी ना पार्टी को रखने दी, और वो मुद्दों की बात थी, और जब पार्टी ने या किसी भी दल ने अपनी बात रखने की कोशिश की तो आप व्यक्तिगत प्रहार, मस्खरापन, जोकरेपन पे उतर आ जाते, तो इसके तथ्य सबके सामने हैं, और ये मैं स्पष्ट कह रही हूँ, 100% सपोर्ट करके कह रही हूँ। आशुतोष और हर्षवर्धन इसमें मैं अपनी काबिलियत की कमी नहीं मानती हूँ, मैं मानती हूँ कि काबिल हूँ मैं। ओके, अरे नहीं, क्या बात कर रही हैं आप, बहुत काबिल हैं जूही जी, किसने कहा आप काबिल नहीं है, कैसी बात कर रही हैं। और इस पैनल में मुझे लगता है राजीव जेटली भी इस बात से सहमत होंगे, वो तो खुद आपकी तारीफ करते हैं, बहुत बढ़िया प्रवक्ता। नहीं, मानक भाई, इनकी जूही जी की दुकान इनकी साथ वाली विंडो ने बंद कर दी, वो दिल पे हाथ रख के बोले वो तो चाहती हैं कि मैं सबके साथ। अरुण जेटली, सॉरी राजीव जेटली जी, आपको जवाब दे तो दिया जूही जी ने, आना आप सवाल पूछ रहे थे, शायद जूही जी कुछ और कहेंगी, आपके मुताबिक जवाब नहीं मिला, जूही जी ने आपको जवाब देकर आपकी बोलती बंद कर दी है। ओके, ऑल राइट, आशुतोष और हर्षवर्धन त्रिपाठी। आशुतोष, क्या ये पहली बार हो रहा है इस लेवल पर? आशुतोष, ये तो हमने पहले कभी नहीं देखा, 30-35 साल में तो मुझे याद नहीं पड़ता है। क्या ये नया ट्रेंड है और क्या ये खतरनाक है? आशुतोष, आपने म्यूट किया। आशुतोष, जो लोग इन एंकर्स को डिफेंड कर रहे हैं उनको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, किन किन चैनल्स का बायकॉट किया, जो सरकार की आलोचना करते हैं उनके यहाँ उनके साथ किस तरीके का बर्ताव करते हैं, ये सब किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए मैं इसमें ज्यादा टिप्पणी ना करते हैं, सिर्फ 2 चीजें कहूंगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 ऑब्जर्वेशंस हैं। एक ऑब्जर्वेशन 22 सितंबर 2022 का है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है रोल ऑफ एंकर इज इट्स लाइक किलिंग समवन। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद 14 जनवरी 2023 सुप्रीम कोर्ट फिर एंकर्स की भूमिका के बारे में टिप्पणी करता है कि ये हेट स्पीचेस करते हैं। कोर्ट सेड नोबडी नाउअडेज एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय टीआरपी
and channels are competing with each other and creating a division in the society. Channels are competing with each other and creating division in the society. समाज के अंदर दरार पैदा कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है और ये बहुत गंभीर टिप्पणी है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार म्यूट स्पेक्टेटर क्यों है, सरकार चुपचाप देख क्यों रही है। ये आशुतोष की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां हैं। और मैं सिर्फ 2 टिप्पणियां आपको दिखा रहा हूं, इसके अलावा भी बहुत सारी टिप्पणियां अदालतों के माध्यम से आ चुकी हैं। तो मेरी अगर आप व्यक्तिगत राय कहेंगे तो मेरी व्यक्तिगत राय यह कि एंकर्स का बायकॉट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को, किसी चैनल को, किसी पार्टी को यह लगता है कि उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट होता है, एंकर्स वहां अगर ऐसी बातें करते हैं जो समाज में हेट स्पीच फैलती हैं और अनर्गल चीजें होती हैं, तो ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो वहां जाएं, वहां ना जाएं। आप उनको रोक नहीं सकते। बायकॉट, बहिष्कार, प्रदर्शन ये डिक्टेटरशिप में नहीं होता, ये लोकतंत्र में ही संभव होता है। अब डिक्टेटरशिप में बायकॉट नहीं करते क्योंकि वहां आपको एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो हमारे यहाँ लोकतंत्र है, ये पार्टियों का अपना अधिकार है कि वो किस चैनल के पास जाए, किस एंकर के सामने मौजूद हो। हमको ये बात पसंद हो ना पसंद हो एक अलग तरीके का प्रश्न है, लेकिन मुझे लगता है ये प्रश्न आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि एक विपक्षी पार्टियों को ये फैसला लेना पड़ता है कि कुछ एंकर्स का हम बायकॉट करेंगे। और इन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा हम चैनल का बायकॉट नहीं कर रहे, हम एंकर्स का बायकॉट कर रहे हैं। तो ये हम सब लोगों को सोचना चाहिए और हम पत्रकारों को खासतौर पर सोचना चाहिए कि ऐसी स्थिति क्यों है। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर तो जब तक आप एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे, एक दूसरे से एंगेजमेंट नहीं करेंगे, जब तक हम राजीव जेटली जी से बात नहीं करेंगे, अलका लांबा से नहीं बात करेंगे, जूही सिंह से बात नहीं करेंगे, तब तक कैसे बातचीत होगी। लेकिन ये स्थिति क्यों बनी, किस लिए बनी, और सबको मालूम है। इसलिए कोई आंख बंद करके कहे कि नहीं हेट स्पीचेस नहीं हो रही है या चैनल्स के अंदर नफरत का माहौल नहीं पैदा किया जा रहा है, तो मुझे लगता है फिर हम अपनी आंखें बंद कर लेना चाहते हैं। ओके, मैं तो अपने अनुभव से बता सकता हूं, मेरा तो मुझे लगता है कि यहां बैठे हुए सब लोगों को सबसे ज्यादा अनुभव है एंकरिंग करने का। और ऐसा नहीं है कि कुछ राजनीतिक दलों ने, कुछ नेताओं ने मेरे शो में आने से मना किया, ऐसा ये एक सच्चाई है। लेकिन उस वक्त के माहौल अलग थे, आज का माहौल बिल्कुल अलग है। वो हेट स्पीच के मसले पे नहीं था। उनको लगता था कि शायद ये ज्यादा कड़े सवाल पूछ लेते हैं, शायद हमको कॉर्नर कर देते हैं। और मैं आपको बता दूं, देश के रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस, मानक शायद आपको याद होगा, जब हम आज तक में थे, वो करीब 1.25 घंटे का इंटरव्यू हुआ था। उसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस ने मेरे साथ इंटरव्यू करने से मना कर दिया था। मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि उनका लोकतांत्रिक अधिकार था। लेकिन आज जो माहौल है, जिस तरीके से नफरत का वातावरण पैदा किया जा रहा है, समाज को तोड़ने की बात की, और ये बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, तो जरूर हम लोगों को भी, पत्रकारों को भी अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि भाई कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही। ओके, हर्षवर्धन त्रिपाठी, क्या यह इमरजेंसी है या इमरजेंसी लगाने की कोशिश है? हर्षवर्धन त्रिपाठी। मानक जी, आपने सवाल मुझसे यही उम्मीद में पूछा है या क्यों पूछा है मैं नहीं जानता कि अभी तक आपने किसी से पूछा नहीं था कि ये इमरजेंसी है या नहीं। शायद आप आशुतोष जी से पूछते तो वो भी कहते कि इमरजेंसी है। और अच्छा है कि आशुतोष जी आज किसी चैनल में नहीं है, वरना इनका नाम भी शायद किसी लिस्ट में होता, इस वाली या उस वाली। क्योंकि अलग अलग जब हम लोग चैनलों में काम करते हैं तो कोई ऑलरेडी लिस्ट में है, माफ करिएगा। क्या करें आशुतोष जी? वो कह रहे हैं कि मेरा नाम ऑलरेडी ऐसी एक लिस्ट में है, बीजेपी की लिस्ट में। उससे बहुत सारे लोग नहीं बात करते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे जहां तक ध्यान में है, क्योंकि संयोग से आशुतोष जी जब एडिटर थे तो मैं उसी ग्रुप के बिजनेस चैनल में रहा हुआ करता था, तो मुझे नहीं ध्यान में है कि कभी कोई किसी तरह का बैन उस चैनल पर लगा हो या आशुतोष जी के नाम से भी किसी ने निकाला हो कि बैन लगा है। और सच बात है कि इस देश ने एक बार सत्ता में रहते आपातकाल देखा कि कैसे सत्ता में रहते आपातकाल लगाया जाता है। तब भी यही हुआ था, चैनलों को निशाना बनाया गया था, अखबारों को निशाना बनाया गया था। तब भी कुछ अखबार थे, कुछ पत्रकार थे जो तब भी चले गए थे। तब भी वो जिनके लिए आडवाणी जी ने कहा था कि घुटनों के बल रेंगने लगे, चलने को बैठने को कहा गया और वो रेंगने लगे, तो इंदिरा जी के सामने किसी का साहस नहीं होता था। लेकिन आज नरेंद्र मोदी के सामने ऐसा साहस नहीं हो रहा है तो मैं नहीं देखता हूं। आशुतोष जी खुद ही एक चैनल चलाते हैं, दिन भर वही कहते हैं, कोई नहीं रोकता है।
जिनको कहा जा रहा है कि जिनका चैनल बंद करा दिया गया है, वो पता नहीं, वो तो लगता है कि बहुत इंटरनेशनल फंडिंग टाइप मामला हो गया है। चारों तरफ से वही बात होती है, फिर भी कोई नहीं रोकता है। और आज के समय में हम ये बात कर रहे हैं जब टीवी पर आश्रित नहीं है हम लोग। हम अभी मानक के शो में बैठे हुए हैं, मानक डिबेट करा रहे हैं, सबको अवसर देते हैं और हमने देखा कि किसी भी तरह के विचार हो। लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं कि जो 14 लोग हैं, जो कि उनमें से कई लोगों के साथ, कुछ एक के साथ मैं नहीं रहा हूंगा शायद, या अंग्रेजी वालों के साथ कम ही रहा हूं, क्योंकि अंग्रेजी मेरी ऐसी नहीं अच्छी है कि टीवी पर बोल सकूं। आशुतोष जी तो अंग्रेजी वाले में भी जाते हैं, और मैंने नहीं देखा कि आशुतोष जी को किसी वजह से रोक दिया हो कि अच्छा ये तो इनका उस लिस्ट में नाम हो। सवाल यहां दूसरा है। सवाल यह है कि इससे क्या ये जो अलायंस है, जो इंडिया नाम से गठजोड़ बना है, ये कुछ हासिल कर पाएगा क्या? अब ये बात समझिए, देखिए, क्योंकि मैं ये कहूंगा कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो उसके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब अपना मन बना के बैठे हैं। एक पत्रकार कहता है, ट्विटर पर लिखता है कि रैली में 20 मिनट कम से कम बोलिए। पत्रकारों का एक बड़ा समूह 19 की हार के बाद लगातार कह रहा है कि कांग्रेस के नेताओं को सबसे पहले मीडिया पर हमला बोलना चाहिए, मीडिया से लड़ना चाहिए। ये सलाह नेता नहीं दे रहे हैं, नेता देते भी नहीं है कभी। अक्सर ये ब्यूरोक्रेट देते हैं, या वो पत्रकार जिनको हम कहते हैं ना कि वो मेन स्ट्रीम से आउट होते हैं, तो वो नेताओं के नजदीक पहुंचते हैं तो उनको देते हैं। वो भाजपा वालों को भी देते होंगे, वो कांग्रेस वालों को भी देते होंगे। जो ताकतवर होते हैं उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक साथ चाहे जितने FIR करा दीजिए, चाहे जो सामान्य पत्रकार होगा वो फंसेगा भी, वो जेल भी जाएगा, सब कुछ होगा। लेकिन इससे हासिल क्या होगा? मैं आपको नाम लेके कह रहा हूं, जगदीश उपासने जी इंडिया टुडे के पूर्व संपादक रहे, उन्होंने एक पोस्ट लिखी है, और मैं जानबूझ के नाम लेकर कह रहा हूं क्योंकि आपने शो ही इसी विषय पर किया है, तो मुझे लगता है ऐतराज नहीं होगा। उन्होंने लिखा कि अगर इससे कुछ होता तो 2018 में बड़ी पार्टी के छोटे राज्य वाली सरकार ने गाजियाबाद से एक पत्रकार को उठा लिया था। उन्होंने नाम नहीं लिखा, मैं नाम बता दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रमन सिंह की सरकार थी, और उस पत्रकार के ऊपर आरोप थे कि वो भूपेश बघेल के साथ मिलकर जाने क्या क्या कर रहा है। उसकी गिरफ्तारी हो गई थी, लेकिन हुआ क्या? रमन सिंह की सरकार चली गई, भूपेश बघेल प्रचंड बहुमत से मुख्यमंत्री बन गए। मैं ये एक उदाहरण बता रहा हूं। अब ये सब जानते हैं कि 1.5 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने कई चैनलों पर अपना प्रवक्ता भेजना बंद कर दिया था। क्या वो चैनल बंद हो गए क्या? आज अगर मानक गुप्ता के इस शो में, राष्ट्र की बात में, कांग्रेस कहती कि हम अलका लामा को नहीं भेजेंगे, समाजवादी पार्टी कहती जूही सिंह को नहीं भेजेंगे, तो अभी मानक ने और उनकी टीम ने तय किया होता, यहां 2 लोग जिनको न तो कांग्रेस पता होता, न समाजवादी पार्टी पता होती, न उसके बारे में कुछ एजेंडा पता होता, वो बैठकर यही बहस कर रहे होते। और वो ये दिखने के लिए कि हम कांग्रेस के आला कमान के और समाजवादी पार्टी के आला कमान की नजर में आ जाएं, कि गंदे तरीके से बोल रहे होते। ये लोग उसके सामने कहीं न ठहरते। और ये पूरी जमात टीवी चैनलों पर खड़ी ही वहां से हुई जब बायकॉट की परंपरा शुरू हुई। बहिष्कार एक स्वस्थ तरीका होता है, लेकिन इस तरह से बहिष्कार ये कुंठा को भी दिखाता है। और मीडिया से लड़कर आज तक बड़े से बड़ा तानाशाह जीत नहीं पाया है, धराशायी ही हुआ है। आप किसी को मानते हैं कि गलत करता तो उसके मुंह पे बोल के आइए ना, उसके शो में बोल के आइए, उसका जो गलत है उस पर करिए। और मैं तो कह रहा हूं कि अगर आपको लगे कि मैंने कुछ गलत कहा तो उस पर जो कुछ बन पड़ता है वो करिए। लेकिन आप जब कहते हैं कि फलाना फलाना फलाना, क्योंकि वो दिख रहा है कांग्रेस और इस गठजोड़ के लिहाज से कि उनके सरकार के साथ अच्छे संबंध दिख रहे हैं, मैं सीधा बोल रहा हूं, एकदम खुलकर बोल रहा हूं, उनकी तस्वीरें चमकती हुई राष्ट्रपति भोज में दिख जाती, वो लोग किसी मंत्री के साथ आसानी से इंटरव्यू कर लेते हैं। अरे भैया, तब क्या करेंगे? इस देश के सारे पत्रकार 2014 के पहले वो क्या करें? बंगाल की खाड़ी में कूद जाए भाजपा की सरकार में, क्योंकि वो तो राष्ट्रपति भवन से लेकर सब उनके लिए खुला रहता था। क्या करें वो? और तब तो ये भी विकल्प नहीं था कि YouTube पर चले जाए, किसी दूसरे विकल्प पर चले जाए। शर्म करिए नेताजी लोगों। आपको अगर लगता है कि इससे राजनीति हो जाएगी, इससे लोकतंत्र बच जाएगा, तो ये होने वाला नहीं है। देश की जनता सब समझती है, और अब लोकतंत्र ज्यादा बेहतर हुआ है, और वो जवाब देना भी जानता है। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। अलका 30 सेकंड्स दे सकता हूं, सिर्फ 30 सेकंड। कब तक चलेगा ये बैन? कितने दिन का बैन है, या कोई शर्तें भी है इसमें? मानक जी, हमारी लड़ाई मीडिया से नहीं है, हमारी लड़ाई गोदी मीडिया से है, समझना होगा। और हमें यह भी मालूम है, हम भाजपा तानाशाह सत्ता से ही नहीं लड़ रहे,
हम संवैधानिक संस्था सीबीआई, ईडी हो और या मीडिया जो गोदी मीडिया है, हमें उससे भी लड़ना पड़ रहा है। सच्ची तस्वीर नहीं दिखाई जा रही। जिन्हें मौका मिलता है प्रधानमंत्री जी के इंटरव्यू का, वो पूछते हैं आम कैसे खाते हो, बटुआ कहाँ रखते हो, टॉनिक कौन सा पीते हो, लेकिन ये नहीं पूछते कि किसान, बेरोजगार, महंगाई क्या जवाब है। ये हमारा फैसला है, सम्मान होना चाहिए। वो जो सब करेंगे फैसला, हम उसका सम्मान करें। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आने के लिए आप सबका। इसीलिए देखिए, मैंने सारे अलग अलग व्यूज आपके सामने रख दिए। फैसला आपको करना है, क्या ये फैसला सही है विपक्षी गठबंधन का या गलत। कमेंट करके नीचे यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप बता सकते हैं। बहुत धन्यवाद। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है। राष्ट्र की बात प्रेजेंटेड बाय पतंजलि एलोवेरा जेल। पिंपल, रिंकल्स, डार्क सर्कल्स मिटाए, स्किन को एवर यंग